नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। सामाजिक समरसता और मानव सशक्तिकरण के लिए देशवासियों से आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी गुट उल्फा ने संघर्ष विराम और 3 महीने के लिए बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45%। भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली पहली कोविड वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली। सरकार ने कहा, देश 2030 तक 450 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर। और लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्माद में हुई हिंसा और घृणा के कारण लाखों भाई बहन विस्थापित हो गए थे और अनेक लोगों ने जान गंवाई थी। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि बंटवारा विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से ये समझने में मदद मिलेगी कि सामाजिक विभाजन और दुर्भावना के जहर को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि तभी एकता, सामाजिक सद्भाव और सशक्तिकरण की भावना सुदृढ़ होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विभाजन के जख्म और अपनों को खोने का दर्द बयां नहीं किया जा सकता। श्री शाह ने ट्वीट करके कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से शांति, प्रेम और एकता की भावना मजबूत होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का आकाशवाणी के सभी केंद्र तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका अंग्रेजी भाषा में प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। लाल किले के आसपास कल केवल उन्हीं वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी जिनके पास दिल्ली पुलिस से जारी वैध पास होंगे। कल सवेरे 4 बजे से 10 बजे तक कई सड़कें बंद रहेंगी। इनमें दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक, नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक, लोथियन रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक, एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किले तक, चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, निषाद राजमार्ग, एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग तक, लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर भी कल दोपहर तक पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाला अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम सोमवार 16 अगस्त से आरंभ हो रहा है। इसे एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग न्यूज की शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में एक-एक प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन सुबह 8 और 8:30 बजे के समाचार बुलेटिनों में की जाएगी। विजेता को ई सर्टिफिकेट और टोकन पुरस्कार दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के समारोह में शामिल होने के लिए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लें। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग सोमवार 16 अगस्त से हर दिन आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार आप तक पहुंचाएगा स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की गाथा। 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे। तो जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिसकर्मियों को पदक देने की घोषणा की गई है। अमरदीप और दिवंगत सुनील दत्तात्रेय काले को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है। 628 वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में से 398 ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, 155 ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और 27 पुलिसकर्मियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता पुरस्कार पाने वालों में 256 जम्मू कश्मीर पुलिस से, 151 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से और 23 भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र सरकार के उपायों की झलकियां प्रस्तुत करता रहा है, जिनसे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इसी कड़ी में आज हम अपने श्रोताओं को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने समग्र विकास के लिए कई उपाय किए हैं। एक रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में धारा 170 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है और क्षेत्र में विकास की धारा शुरू हुई है। पंचायत चुनावों के बाद वहां जमीनी स्तर के लोकतंत्र की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हुई है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उद्योगों के विकास के लिए नई औद्योगिक विकास योजना तैयार की है। इसके अलावा बरसों से लटके पड़े 6000 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर बुनियादी ढांचा विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र शासित प्रदेश में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और कौशल विकास से जुड़ी सभी योजनाओं लागू किया जा रहा है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के विकास में एक प्रमुख इंजन बनता जा रहा है। केंद्र सरकार यहां बांस क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 1656 किलोमीटर है और यह क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 536 किलोमीटर लंबी 35 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जमीनी और हवाई निगरानी के साथ ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू श्रीनगर, जम्मू पठानकोट और जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वायुसेना के ठिकानों पर 27 जून के ड्रोन हमलों के बाद नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में ड्रोन भेदी टेक्नोलॉजी सिस्टम लगाया गया है। नियंत्रण रेखा के कुछ भागों में हाईटेक एंटी ड्रोन सुविधा स्थापित की गई है ताकि सीमा पार से होने वाली ऐसी किसी कार्रवाई को रोका जा सके। सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीमावर्ती राज्यों और मित्रवत पड़ोसी देशों में 75 चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ भूटान में भी बड़ी संख्या में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर स्थानीय लोगों में कोविड महामारी के बारे में जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा ने संघर्ष विराम को 3 महीने और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में राज्य में किए गए विकास के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस बार उल्फा ने बंद या स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने उनके इस कदम की सराहना की और कहा कि ये राज्य में शांति स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक और इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे को जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर शुभकामनाएं दी हैं। ये सुखद संयोग ही है कि जब बाबा साहब जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब साथ में ही हमारा देश भी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे लगता है कि बाबा साहब स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि ये संयोग उनके लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न मां भारती का प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है। श्री पुरंदरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संतों की तरह शारीरिक और मानसिक सक्रियता से भरपूर रहा है। खेल और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत तेलंगाना में नेहरू युवा केंद्र ने आज सुबह हैदराबाद में 4 मीनार से फिट इंडिया दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कार्यकर्ता और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण के लिए देशवासियों से आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी गुट उल्फा ने संघर्ष विराम और 3 महीने के लिए बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45%।
भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली पहली कोविड वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली। सरकार ने कहा, देश 2030 तक 450 गीगावाट के नवीनीकरणीय ऊर्जा के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। और लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र ने राज्यों को करीब 1 करोड़ 38 लाख टीके जल्द ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 53 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 63 लाख 80 हजार टीके लगाए गए और 35 हजार से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हो गई है। नियामक परिषद ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को स्वीकृति दे दी है। भारत में इस तरह का ये पहला कोविड टीका होगा। विभाग के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के समूहों में पहले चरण के नैदानिक परीक्षण हो चुके हैं। बायोटेक कंपनी के अनुसार इस चरण में स्वेच्छा से टीका लगवाने वाले स्वस्थ लोगों पर इसका कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। मध्य प्रदेश में इंदौर 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला शहर बन गया है। राज्य में लक्षित आबादी के 50% से अधिक का टीकाकरण किया जा चुका है। एक रिपोर्ट। इंदौर शहर 100% टीकाकरण वाला शहर बन गया है। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया है कि शहर में टीकाकरण की लक्षित आबादी 18,81,072 थी, जबकि अब तक 18,82,208 नागरिकों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं जिला प्रशासन का अगला लक्ष्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 100% कोविड वैक्सीन टीकाकरण करना है। जिले में 28 लाख नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 68,10,619 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इनमें 59,28,345 लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में कोविड महामारी पर नियंत्रण रखने के उपायों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई आज अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों तथा विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में विशेषज्ञों की राय और केंद्र सरकार के निर्देशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटका में हर रोज 2000 से कम पॉजिटिव केसेस दाखिल होने की प्रक्रिया एक सप्ताह से है। बेंगलुरु में भी हर रोज 400 से कम पॉजिटिव केसेस दाखिल होने का क्रम एक सप्ताह से है। केरला और महाराष्ट्र से लगे राज्य के जिलों में ही पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। इसीलिए राज्य सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और केवल नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। बेंगलुरु में 18 साल के ऊपर वाले 17% जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। हर दिन नगर में 60,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। कोविड की वजह से गंभीर स्वरूप से प्रभावित रोगियों की संख्या काफी घटी है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है। कल 6,686 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 63,82,076 हो गई है। राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 5,861 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। इस दौरान 158 मरीजों की मृत्यु हुई। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 96.85% है, जबकि मृत्यु की दर 2.11% है। मुंबई में कोविड के 284 नए मामले दर्ज हुए, जिसके साथ मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 7,38,804 हो गई। राज्य के 10 जिलों एवं नगर निगमों में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं अहमदनगर में 1,000 से अधिक नए मरीज पाए गए। पुणे सर्कल में 2,986 नए मामले दर्ज हुए। वहीं कोल्हापुर सर्कल में कोविड के 1,476 नए मरीज पाए गए। इसी बीच महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस संस्करण के अब तक 66 मामले पाए गए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने वर्चुअल माध्यम से अमेरिका भारत व्यापार परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत की। ये संवाद जलवायु परिवर्तन को कम करने और भारत के आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए स्वच्छ, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, ढांचागत निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, बैंकिंग, विमानन सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 50 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया। श्री सिंह ने उद्योग क्षेत्र के लोगों को बताया कि भारत 2030 तक 450 गीगावाट के निर्धारित अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इससे बिजली वितरण में सुधार और बिजली ग्रिड तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे अक्षय ऊर्जा की खपत में वृद्धि होगी। श्री सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता तथा भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम 2030 के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। तमिलनाडु में कृषि और किसान कल्याण मंत्री MRK पनीरसेल्वम ने आज राज्य विधानसभा में कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया। राज्य सरकार ने 2021-22 के संशोधित बजट में कृषि और उससे जुड़े विभागों के लिए 34,220 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा। इसमें 3 दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 11,75,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बुआई के अंतर्गत लाना शामिल है, ताकि फसल क्षेत्र 60 से बढ़कर 75% किया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किया है। ये पहल महाराष्ट्र में 15 अगस्त से प्रभावी होगी। इस कार्यक्रम को राजस्व और कृषि विभाग टाटा ट्रस्ट के साथ संयुक्त रूप से लागू कर रहे हैं। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलेगा। कल मैच की समाप्ति पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में KL राहुल के शानदार 129 और रोहित शर्मा के 83 रन की बदौलत 364 रन बनाए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार वर्षा होने से स्थिति और खराब हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कम से कम 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 से लेकर 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। खासतौर पर तराई के क्षेत्र में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बिगड़ रहे हैं। तराई के बलरामपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तमाम संपर्क सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने खासतौर पर गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही तेज बारिश की वजह से तमाम पहाड़ी नाले और छोटी नदियां उफना गई हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है। कुशीनगर जिले में भी नारायणी और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर हैं, जिनकी वजह से तमाम लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। पीलीभीत जिले में भी शारदा नदी के कटान में 100 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि समा गई है। राज्य में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और खासतौर पर गंगा के किनारे बसे जिलों प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और बलिया में हालात ज्यादा चिंताजनक हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी है। तलाशी अभियान के तहत आज 6 और शव निकाले गए। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और भागलपुर सहित 15 जिलों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। करीब 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना, भोजपुर और सारण जिले में गंगा और सोन नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।
अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गुवाहाटी में मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और एक दो बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इम्फाल में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। तापमान 22 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का कार्यक्रम समर्पित है सिने जगत के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर को। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई के कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर को फिल्मी दुनिया विरासत में मिली थी। फिल्मों में आने से पहले शम्मी कपूर ने 1948 से 1952 तक पृथ्वी थिएटर में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से उन्होंने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। शुरू की कुछ फिल्मों में वे दर्शकों का दिल न जीत सके, लेकिन 1957 में उनकी फिल्म तुम सा नहीं देखा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। शम्मी कपूर के जीवन में 1961 सबसे सफल साल रहा। इस साल उनकी फिल्म जंगली आई, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के गानों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। शम्मी कपूर ने इसके बाद प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर, राजकुमार, तीसरी मंजिल, बदतमीज, एन इवनिंग इन पेरिस, प्रिंस, दिल दे के देखो, कॉलेज गर्ल और ब्रह्मचारी जैसी कई सफल फिल्में की। 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए श्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। चरित्र अभिनेता के रूप में शम्मी कपूर और जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना कल श्रीनगर में की गई। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या के मुंबई स्थित किंगफिशर हाउस को आज हैदराबाद के एक प्राइवेट डेवलपर को 52 करोड़ 25 लाख रुपए में बेच दिया गया। ये संपत्ति मुंबई में हवाई अड्डे के पास विले पार्ले इलाके में स्थित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ईरान और पाकिस्तान से श्रीलंका को हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों के 7 ठिकानों की तलाशी ली है। ये ठिकाने तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों और केरल के एर्नाकुलम जिलों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। सामाजिक समरसता और मानव सशक्तिकरण के लिए देशवासियों से आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा असम में प्रतिबंधित उग्रवादी गुट उल्फा ने संघर्ष विराम और 3 महीने के लिए बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45%। भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली पहली कोविड वैक्सीन को
दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों की मंजूरी मिली। सरकार ने कहा देश 2030 तक 450 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर। और लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।